प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन कैसे-कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आज हम 4 टॉपिक लिए हुए हैं। पहला टॉपिक गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम है उनसे जुड़ा हुआ है। तीसरा टॉपिक जो है वो है सहायक संधि जो सब्सिडी अलायंस शुरू की गई थी उससे संबंधित है। और चौथा जो टॉपिक है वो कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसी तरीके से हम पॉलिटी में देखा तो पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चूज किया है आज की पंचायती राज। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और इसके साथ साथ में जो इमरजेंसी मतलब जो आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है उसको हमने लिया हुआ है। और ज्योग्राफी में एक टॉपिक जो कृषि से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो स्थानांतरण कृषि यानी कि जिसको हम झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ जो कृषि जिसको बोलते हैं, उसके स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम यानी कि विश्व में और भारत में उसके अलग अलग जगहों पर क्या क्या नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। कल वाले जो वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको 2 काल के यानी कि वैदिक काल और साथ साथ जो मौर्य काल है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। मौर्य काल और प्रशासनिक जो वैदिक काल उसके अधिकारियों के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे इसमें जो गुप्त काल है उसके इनके अधिकारियों की बात करेंगे। देखिए, गुप्त काल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें जो कुमार अमात्य है, जो कुमार अमात्य है ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। दूसरा जो महादंड नायक है, ये महादंड नायक कौन होता है? न्यायाधीश होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कौन है ये, तो ये है न्यायाधीश। इसका साथ साथ में देखें अगर हम कि महासंधि विग्राहक, संधि विग्राहक का मतलब क्या है कि संधि विग्राहक जोड़ने और तोड़ने वाला यानी कि युद्ध और शांति का जो अधिकारी है वो है, युद्ध और शांति का अधिकारी यहाँ पर है। महाबलाधिकृत सेनापति है। महाअक्ष पटलिक लेखा और विभाग यानी अकाउंट्स का ये हेड होता है। प्रतिहार राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का जो रक्षक है वो है। महाप्रतिहार संपूर्ण राजमहल का जो रक्षक है उसको ध्यान रखिएगा। प्रतिहार वो अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक और महाप्रतिहार संपूर्ण जो राजमहल है उसका रक्षक है। दूसरा जो टॉपिक हमने चूज किया है वो सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ है। देखिए, पहला इसमें है शिशुवध। शिशुवध किसने प्रतिबंधित किया था? तो वेलेजली ने किया हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 में। और नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत। इसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध। ये जो दास प्रथा पर प्रतिबंध है किसने लगाया था? तो एलन बरो ने 1843 में लगाया था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह कैनिंग ने 1856 में लगाया हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड ब्रुक 1872 में। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जिसने परमिशन दिया था लॉर्ड लैंसडाउन 1891 में। और शारदा एक्ट इरविन ने 1930 में दिया हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना है कि एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था, इस एक्ट का किसने समर्थन नहीं किया था, किसने अपोज किया था, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला जो तीसरा टॉपिक है हिस्ट्री में वो है सहायक संधि। देखिए, सहायक संधि ये जो ब्रिटिशर्स की एक विस्तार नीति थी सहायक संधि, इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी 1798 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 तरीके से पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि के तहत किसको सबसे पहले एनेक्स किया गया था, अधिग्रहित किया गया था, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा? वो हो जाएगा हैदराबाद। दूसरा, इसमें क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन सा, दूसरा कौन सा। तो इसको याद रखने की ट्रिक है। और ट्रिक में क्या है, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे, ये ट्रिक याद रखेगा। हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। देखिए, हम से हाथ से हैदराबाद, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा? हाथ से हैदराबाद, यानी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है? हैदराबाद।
सहायक सन स्वीकार करना। दूसरा कौन है, हम म से मैसूर, फिर तंजौर, अब अवध, पेश पेशवा, और व से बरार, सीज सा से सिंधिया, और जा से जयपुर और जोधपुर करेंगे। यहाँ पर साइलेंट है जो केवल याद रखने के लिए रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सहायक संधि की जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया हुआ था 1798 में। और इसका ट्रिक क्या है, हम तो अब पेशवा शेष करेंगे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, और साथ में कौन सा है, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, तो इसमें जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है, डब्ल्यू सी बनर्जी हैं। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, जो कि 1885 में कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें। इसके बाद देखेंगे कि जो कांग्रेस का सेशन 1886 में हुआ था, तो पहला सेशन पहले लिख देते हैं कि पहला सेशन है वो कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो बंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो सेशन हुआ था वो हुआ था अगले साल 1886 यानी 1886 में, और ये कहां पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किया था। अब खास बात क्या है, पहले फर्स्ट पारसी अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष। इसके बाद जो तीसरा सेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में 1887 में। ये तो छूट गया था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। दूसरा सेशन कहाँ पे हुआ था, मद्रास में 1887 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला जो सेशन हुआ था वो था 1888 में इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो गए, जॉर्ज यूले। उसके बाद 1896 में जो सम्मेलन हुआ, सेशन हुआ कोलकाता में, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम इसमें पहली बार गाया गया। और ये जो वंदे मातरम है, इसको नारे के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 1905 में स्वीकार किया गया। यानी पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, किस कांग्रेस के सेशन में गाया गया, 1896 में। और इस वंदे मातरम को पहली बार नारे के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया, तो 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो नारे के स्लोगन के रूप में स्वीकार कब हुआ था, तो 1905 में, 1905 में। और इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया, तो वंदे मातरम को संविधान सभा ने स्वीकार किया है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया है, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम स्वीकार किया गया है संविधान सभा द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ है, इसमें दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया है। 1911 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित भीषण नारायण ने की थी, और यहाँ पर पहली बार जनगण मन को गाया गया। और जनगण मन को इंडिया में संविधान सभा द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, तो जिस दिन वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था, उसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको भी स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 1917 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला
बनी, पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1923 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की और वो सबसे युवा अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, वो कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो 39 से 1945 के बीच में कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो इस टाइम मौलाना अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे, समय तक अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद में 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, और सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। उसके बाद 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में। 1931 में कराची सेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और आखिरी में देखते हैं कि 1937 में फैजपुर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 1924 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, 1924 में 1924 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की है। और एक बार समझ लीजिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कांग्रेस की, गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं करी, कांग्रेस के सदन की कभी भी अध्यक्षता नहीं करी है। तो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने देख लिया, और अगला हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है पॉलिटी। ठीक है, तो आइए पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं कि पंचायती राज, पंचायती राज में इसको पार्ट 9 यानी भाग 9 में जोड़ा गया है, पार्ट 9 में जोड़ा गया है, पार्ट 9 में इसको रखा गया है। किस अनुच्छेद में है, कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में है। साथ ही साथ कौन सा शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है, तो ये 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। और कब इसको जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया है। और इसको लागू कब किया गया है पंचायती राज दिवस को, तो पंचायती राज को, तो 1993 में इसको लागू किया गया है। लागू कब किया गया है, तो 1993 में इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित कुछ कमेटियां हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन की थी पंचायती राज से जुड़ी हुई। उसके पहले एक बात समझते हैं कि जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ है, इसके बीच कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे सबसे पहली बात अगर बात करें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें, तो उसमें एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग है, उसका उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और राज्य वित्त आयोग जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में है। इसके साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इसका उल्लेख 243 के में है, 243 के में है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक चीज देखें हम, तो रिजर्वेशन की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई इसमें है, कौन सा कितना किस आर्टिकल में है, 243 डी में है। और किसको आरक्षण मिलेगा, तो एससी और एसटी को मिलेगा। किस बेसिस पर, वो मिलेगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। और जो फीमेल है यानी कि वीमेन जो है, उनको 1/3 यानी 1/3
रिजर्वेशन मिलेगा। विमेन जो है इनको 1/3 यानी 1/3 इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचायती राज कहाँ पे लागू नहीं है इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ये लागू नहीं है। मिजोरम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में लागू नहीं है। नागालैंड में लागू नहीं है। यहाँ पर लागू नहीं है। ठीक है। आइए अब सीधा हम कमेटी पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बलवंतराव मेहता समिति जो थी, इसको बी आर मेहता समिति भी बोलते हैं, ये 1957 में बनी थी और इसने जो रिकमेंडेशन की थी, तो इसने बोला था जो पंचायती राज का स्ट्रक्चर होगा वो 3 टायर होगा, त्रिस्तरीय होगा। ऐसा होगा, त्रिस्तरीय होगा। सादी कली समिति बनी थी 1964 में। अशोक मेहता समिति जो बनी थी 1977 में बनी थी, इन्होंने त्रि की जगह पर द्विस्तरीय की बात की। द्विस्तरीय, यहाँ पर 2 स्तर होंगे, जिसमें 2 स्तर की बात की। अगली जो कमेटी बनती है वो हनुमंतराव समिति बनती है 1983 में, GV.K. राव समिति 1985 में, LM सिंघवी 1986 में बनती है। इसके साथ में केंद्र राज्य संबंधों पर जो कमेटी बनती है वो कौन सी है, ये अलग, ये इसकी कमेटी नहीं है, मतलब कि जो पंचायती राज से जुड़ी हुई कमेटी ये नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अलग से कमेटी बनी है। इसको केंद्र राज्य संबंधों पर समिति जो आयोग बना है वो सरकारी आयोग है, 1988 में बना था, और पीके थोंगन समिति जो थी वो 1988 में बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर बीच में मिक्स हो गया है, तो याद रखिएगा पीके थोंगन जो समिति है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो सरकारी आयोग ही है ऐसा जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर भी डायरेक्टली से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। एक कमेटी और बनी थी, वार्धा कमेटी बनी थी 1988 में ही, शायद उसकी जगह पे लिख गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1988 में ही। कमेटी कौन सी बनी थी, वार्धा कमेटी, जो कि इससे जुड़ी हुई है, पंचायती राज से जुड़ी हुई है, वार्धा कमेटी। वार्धा समिति, वार्धा समिति 1988 में बनी थी। ठीक है। तो पंचायती राज को हम लोगों ने देखा। अच्छा, पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम 3 प्रावधानों की बात करते हैं जो कि इमरजेंसी से जुड़े हुए हैं, आपातकालीन से जुड़े हुए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 की बात की गई है। देखिए, जो आपातकालीन उपबंध है, जो आपातकालीन उपबंध है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। भाग कौन सा है, 18 है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच, यानी यहाँ पर 3 सामने आपके लिखे हुए हैं। कहां से प्रेरित है, इंस्पायर्ड कहां थे, तो जर्मनी के बीमर संविधान से, जर्मनी के बीमर संविधान से, बीमर संविधान से। अनुच्छेद 352 और 356 और 360। अनुच्छेद 352 जो है वो किस आधार पर लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये किस आधार पर लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी 3 आधार हैं इसके लागू करने के। सशस्त्र विद्रोह। देखिए, यहाँ जो ऊपर 2 है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, क्या है, इसको बोलते हैं बाह्य कारण, बाह्य
कारण, और ये है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण, और ये जो आंतरिक कारण है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 44th 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। तो इसके पहले इसमें क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। दूसरा, जो आपातकालीन शक्ति है, अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश करता है राज्यपाल। ठीक है, इसकी सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुई है। अच्छा, एक बात और, राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लागू हुआ है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू हो चुका है, और वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आधार क्या है? वित्तीय आपातकाल का आधार क्या है? तो इसका आधार है देश की साख और वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो। देश की साख, देश की साख और वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो। वित्तीय स्थायित्व ये क्या हो? खतरे में हो, तब लागू हो सकता है। और जो अनुच्छेद 356 है वो संवैधानिक तंत्रों की विफलता के आधार पर इसको लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, इसके बाद छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने लिया हुआ है, आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, यानी कि जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा होगा। तो प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है उसमें आपने पढ़ा होगा क्रम के बारे में। तो यहाँ पर क्रम है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, संप्रभुता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इस तरीके से हमने पॉलिटी के टॉपिक देख लिए। अगला हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में बहुत समझना नहीं, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्थानांतरण कृषि है उसका अलग अलग स्थानों पर क्या क्या नाम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में। देखिए, विश्व में जो वियतनाम है यहाँ पर इसको रे कहते हैं। वियतनाम में इसको किस नाम से पुकारते हैं? रे। कांगो में मसोले नाम से इसको पुकारते हैं। भूमध्य रेखी जो अफ्रीकी देश हैं वहां पर इसको फंग कहते हैं। पश्चिम अफ्रीका में लोगन कहते हैं, और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में इसको कोनकू बोलते हैं। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में चेते मिनी बोलते हैं। लद्दाख कहाँ पे बोलते हैं? इंडोनेशिया। और जावा में इसको लद्दाख बोलते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें और देख लीजिएगा, जैसे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि जो तवी है, तवी, ये मेडागास्कर में इसको बोलते हैं। जो तवी नाम से कहा जानी जाती है ये कृषि, मेडागास्कर। मेडागास्कर। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आप देखें तो इसमें कोनको मैंने आपको बता दिया है। चेन्ना, श्रीलंका। चेना कहाँ पर जानते हैं इसको? श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं इसको। श्रीलंका में चेना के नाम से इसको जानते हैं। और साथ में ही अगर हम देखें तो चेटेमिनी युगांडा और जाम्बिया के बीच में, वहां पर इसको नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गए विश्व के अलग अलग स्थानों में स्थानीय नाम इसके। अब हम भारत की बात कर लें। भारत में जो सबसे फेमस है वो नाम है झूम। झूम कहाँ कहते हैं इसको? वो बोलते हैं उत्तर पूर्व भारत में। इसके साथ में मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें वहां पर बेबर और दहियार बोलते हैं। दीपा मध्य प्रदेश में बोलते हैं। लेकिन दक्षिण राज्य का मतलब है जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां पे जरा और एरका कहते हैं। बत्रा दक्षिण पूर्व राजस्थान, और पोडू आंध्र प्रदेश,
कुमारी केरल में कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमारी जो केरल है वहाँ पे कहते हैं। और कमन, विंगा और धावी कहाँ बोलते हैं? उड़ीसा में। तो आज हमने आपको 3 सब्जेक्ट में ये कई टॉपिक मैंने कवर कराया है। हमें उम्मीद है कि इसमें से एक आध 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। तो हमने पहले हिस्ट्री में गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी देखा, उसके साथ में सामाजिक जो सुधार थे उनके बारे में देखा, साथ में हमने सहायक संधि के बारे में देखा, और उसके बाद में हमने कांग्रेस के कुछ सेशंस देखे, उनकी विशेषताएं देखी, उनके अध्यक्षों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद हमने पॉलिटी को देखा, पॉलिटी में हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। इसके बाद में हमने आपातकाल के बारे में आपको बताया, और जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ी सी बात की है। और ज्योग्राफी में यानी भूगोल में हम लोगों ने जो विश्व में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम है उनके बारे में डिस्कशन किया, और भारत में जो स्थानीय नाम है उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक के साथ मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।